हेलो एवरीवन। एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 51, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो। क्या कहता है ये सेक्शन 51? ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ, कॉपी करोगे मेरे साथ साथ एग्जांपल। देखो, अज्यूम करो जरा एक सिचुएशन, ए है और बी है। ए के पास एक लैंड है, ठीक है, जो वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। तो उसने बी के साथ एक अग्रीमेंट किया सेल का, ठीक है। बी हमारा बायर है, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में जो कंसिडरेशन तय हुआ, वो तय हुआ 50 लाख, ठीक है। अब पता है होता क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। होता क्या है कि जब दो पार्टीज के बीच में ना सेल परचेज का अग्रीमेंट एंटर होता है, तो जो बायर होता है ना, उसे सेलर को कुछ एडवांस देना पड़ता है, जिसे हम हिंदी में बोलें तो बयाना कहते हैं, ठीक है। तो बायर को सेलर को बताओ क्या देना पड़ेगा, एडवांस देना पड़ेगा। तो चलो एग्जांपल के तौर पे 50 लाख का कंसिडरेशन तय हुआ था और बी ने ए को एडवांस दिया 5 लाख रुपए का, ठीक है। 5 लाख रुपए का क्या दिया, एडवांस। अब पता है जो अग्रीमेंट होता है ना, उसमें एक क्लॉज लिखा जाता है, और वो क्लॉज क्या होता है, सुनो। क्लॉज पता है क्या होता है? क्लॉज ये होता है कि बी जो है, ध्यान से सुनना, जो बी है वो बचा हुआ 45 लाख, कितना बचा हुआ, 45 लाख बचा हुआ पैसा से फॉर एग्जांपल अगले 3 महीनों के अंदर पे करेगा, ठीक है। तो यहां पर सुनो, बैलेंस 45 लाख टू बी पेड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि बचा हुआ 45 लाख रुपीस बी ए को अगले 3 महीनों के अंदर क्या करेगा, पे, ठीक है। अब दो बातें हो सकती हैं, दो बातें। अगर तो वो पे कर देता है, इफ पेड, अगर तो वो अगले 3 महीनों में 45 लाख पे कर देता है, तब तो बताओ सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी बी को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट इफ अगर वो अगले 3 महीनों के अंदर पैसा पे नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? तो पता है इस क्लॉज में क्या लिखा जाता है कि भैया अगर तूने बचे हुए 45 लाख रुपए अगले 3 महीनों के अंदर पे नहीं करे, तो तूने जो ये एडवांस दिया था ना, एडवांस, इसे मैं क्या कर लूंगा, फॉरफीट कर लूंगा। मतलब इफ नॉट पेड देन एडवांस ऑफ ₹5 लाख शैल बी फॉरफीटेड। मैं तेरा पैसा जब्त कर लूंगा, फॉरफीट कर लूंगा, अगर तूने बचे हुए 45 लाख रुपए अगले 3 महीनों में पे नहीं करे तो। अब ऐसा ही हुआ, बी फेल्स टू पे बैलेंस 45 लाख विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। बी वो पैसा पे नहीं कर पाया ए को 3 महीनों के अंदर। Therefore, A forfeits advance of ₹5 लाख। इसलिए A ने वो 5 लाख रुपए का एडवांस क्या कर लिया, फॉरफीट। अब हमें क्या समझना है, जो सेक्शन 51 हम पढ़ रहे हैं ना, वो सेक्शन 51 आपको यही बताता है कि जो पैसा ए ने फॉरफीट किया है, जो एडवांस ए ने फॉरफीट किया है,
उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सेक्शन 51 बताता है आपको। तो सेक्शन 51 ये बताएगा कि जो पैसा ए ने बी का फॉरफीट किया है 5 लाख रुपए, उसका ट्रीटमेंट ए की बुक्स में क्या होगा। तो पता है सेक्शन 51 ने क्या कहा, ये जो 5 लाख ए ने फॉरफीट करा है ना, ये बन जाएगी इनकम ऑफ ए। ए की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, इनकम है तो ए के हैंड्स में क्या होगी, टैक्सेबल। लेकिन अब मेन बात आती है, टैक्सेबल कौन से हेड में होगी। क्या ये 5 लाख रुपए की इनकम ए की कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी या नहीं। तो आपको सबसे पहला सेक्शन 45 याद होगा जो मैंने आपको कराया था, और सेक्शन 45 साफ साफ एक बात कहता था कि किसी भी इनकम को अगर कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करना है ना, तो 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली बात क्या, कैपिटल असेट होना चाहिए और उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल असेट तो है लैंड, लेकिन उसका ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना। अब जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये इनकम कैपिटल गेन हेड में तो जा ही नहीं सकती। तो इसलिए ये इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होती है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। तो रीजन लिखना यहां पर, दिस इनकम इज नॉट टैक्सेबल under the head capital gains because there is no transfer of capital asset, no transfer of capital asset। जब तक ट्रांसफर नहीं है ना, आप उस इनकम को कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं कर सकते। इसलिए ये जो फॉरफीचर है एडवांस का, जो आपने एडवांस मनी फॉरफीट किया है, ये कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। ठीक है, चलो बस इतना सा टॉपिक था, बाकी हम आपके कल वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।